स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम जेक द्वारा जारी किए गए क्लास 10 का साइंस सब्जेक्ट का टर्म 1 के मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 1 को सॉल्व करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और अगला वीडियो आपको कौन सा चाहिए ये भी हमें कमेंट में जरूर बता दें ताकि जितना जल्दी हो सके हम उस पर वीडियो बना सकें। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न है और उसके उत्तर क्या होंगे। इसमें पहला प्रश्न है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? समतल, उत्तल, अवतल, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है अवतल। दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है क्योंकि अवतल दर्पण में जब हम किसी वस्तु को उसकी मुख्य फोकस F और ध्रुव P के बीच रखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है जो वस्तु के से बड़ा होता है। अगला प्रश्न है, गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध r बराबर f/2, f बराबर r/2, r बराबर f, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है f बराबर r/2। गोलीय दर्पण में फोकस दूरी f है, वक्रता त्रिज्या r के आधा होता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है? आवृत्ति, वेग, तरंगदैर्घ्य, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है आवृत्ति। प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है, बाकी इसमें से वेग और तरंगदैर्घ्य दोनों ही परिवर्तित होती है। अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरेगी? C, F, P, C और F के बीच। इसका उत्तर है F। अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण मुख्य फोकस F से होकर गुजरेगी। अगला प्रश्न है, किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के आकार का बराबर सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण होगा उत्तल, अवतल, समतल, समतल तथा उत्तर। इसका उत्तर है समतल। समतल दर्पण में किसी भी वस्तु को कहीं भी रखने पर उसका प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के आकार के बराबर और सीधा बनता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? 1, 2, 3, 4। इसका उत्तर है 2। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं, जिसमें पहला नियम बोलता है कि किसी भी वस्तु में प्रकाश के अपवर्तन के दौरान आपतन कोण और अपवर्तन कोण की ज्या हमेशा एक नियतांक होता है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। और दूसरा नियम बोलता है कि किसी भी अपवर्तन में आपतन कोण, अपवर्तन कोण और आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। अगला प्रश्न है, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी होगी 50 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। इसका उत्तर है 25 सेंटीमीटर। जब किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर होगी। अगला प्रश्न है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी -1 डायोप्टर, 1 डायोप्टर, 2 डायोप्टर, 1.5 डायोप्टर। इसका उत्तर है 1 डायोप्टर। देखिए यहाँ पर जो लेंस दिया गया है वो उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस का क्षमता हमेशा धनात्मक होता है और इसलिए उस उत्तल लेंस की क्षमता होगी पॉजिटिव में होगा 1 डायोप्टर। अगला प्रश्न है, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, अनंत। इसका उत्तर है पॉजिटिव। किसी भी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है। अगला प्रश्न है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। इसका उत्तर है जल में। प्रकाश का वेग यहाँ पर दिए गए माध्यमों में से सबसे कम जल में होता है। अगला प्रश्न है, 4 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी होगी 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। इसका उत्तर है 25 सेंटीमीटर। 4 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर होगी। अगला प्रश्न है, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है, उसकी क्षमता होगी 5 डायोप्टर, -5 डायोप्टर, -2 डायोप्टर, 2 डायोप्टर। इसका उत्तर है 2 डायोप्टर। देखिए यहाँ पर जो लेंस दिया गया है वह एक उत्तल लेंस है और इसलिए उसका जो क्षमता होगी वो पॉजिटिव होगा और यहाँ पर इसका फोकस दिया गया है फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर और इसलिए जो इसकी क्षमता होगी वो प्लस में 2 डायोप्टर होगी। अगला प्रश्न है, प्रकाश का वेग सर्वाधिक होगा कांच में, पानी में, हवा में, निर्वात में। इसका उत्तर है निर्वात में। प्रकाश का वेग निर्वात में सर्वाधिक होता है जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के बराबर, आने की 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, दिए गए प्रक्रम में कौन ऊष्माक्षेपी है? श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, संवहन।
इसका उत्तर है श्वसन। ऊष्माक्षेपी वैसी अभिक्रिया होता है जिसमें ऊष्मा का क्षेपण होता है, मतलब ऊष्मा उत्सर्जन होता है। और यहाँ पर दिए गए प्रक्रम में से श्वसन, पाचन और उत्सर्जन और संवहन में से श्वसन में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है और इसलिए इन प्रक्रम में से श्वसन एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। अगला प्रश्न है, चिप्स के पैकेट विकृत गंधिता से बचाने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका उत्तर है नाइट्रोजन। चिप्स के पैकेट में चिप्स को विकृत गंधी होने से बचाने के लिए उसमें नाइट्रोजन गैस डाली जाती है। अगला प्रश्न है, जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन। इसका उत्तर है संयोजन। जंग लगने के प्रक्रम में जो आयरन होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, मतलब आयरन ऑक्सीजन के साथ में संयोग करके जंग लगाता है और इस कारण से जंग लगना एक प्रकार के संयोजन अभिक्रिया है। अगला प्रश्न है, दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है? यहाँ पर देखिए अभिक्रिया दिया गया है, जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ अभिक्रिया करवाने पर जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पाद हो रहा है। तो इसका यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, जिंक ऑक्साइड है, कार्बन है, जिंक है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। इसका उत्तर होगा कार्बन। यहाँ पर दिए गए प्रक्रिया में देख सकते हैं कि कार्बन के साथ में ऑक्सीजन का जोग हो रहा है और किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन का जोग उपचयन कहलाता है और इसलिए इसका आंसर कार्बन होगा। अगला प्रश्न है, दिए गए कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है? यहाँ पर देख सकते हैं 4 समीकरण दिए गए हैं, तो इसका उत्तर ए वाला होगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट और जल का निर्माण करता है। रासायनिक समीकरण में वैसे समीकरण संतुलित होते हैं जिसमें इसमें अभिकारक और उत्पाद में जो परमाणुओं की संख्या होता है वह बराबर होता है। अगला प्रश्न है, दिए गए चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है? यहाँ पर चित्र ना देख करके इसका समीकरण दिया गया है। इसमें देख सकते हैं लेड जो है कॉपर क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके लेड क्लोराइड और कॉपर का निर्माण कर रहा है। तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं संयोजन, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, वियोजन, विस्थापन। इसका उत्तर होगा विस्थापन। यहाँ पर जो अभिक्रिया दी गई है यह विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि आप देख सकते हैं कॉपर क्लोराइड के विलयन से जो लेड है कॉपर को विस्थापित करके लेड क्लोराइड का विलयन बना रहा है और इसलिए यह एक विस्थापन अभिक्रिया है। अगला प्रश्न है, दिए गए पदार्थ में कौन गंधीय सूचक की तरह व्यवहार करता है? हल्दी, लिटमस, चाइना रोज, प्याज। इसका उत्तर है प्याज। यहाँ पर जो सूचक दिए गए हैं उसमें से प्याज एक गंधीय सूचक है। गंधीय सूचक वैसा सूचक होता है जो अम्ल या क्षारक के संपर्क में आने पर उसका गंध अम्लीय क्षारकीय माध्यम में परिवर्तित हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का प्रयोग करता है? CaOCl2, CaOH का होल 2, CaCO3, CaSO4 into half H2O। इसका उत्तर होगा CaSO4 into half H2O। CaSO4 into half H2O जिसको सामान्यतः हम प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहते हैं, इसको हड्डियों को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है? Na2CO3, CaCO3, CaOCl2, CaOH का होल 2। इसका उत्तर है CaOCl2। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है और इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। अगला प्रश्न है, इस चित्र में कौन अभिक्रिया हो रही है? संयोजन, वियोजन, द्विविस्थापन, विस्थापन। यहाँ पर आप चित्र को देख सकते हैं, यहाँ पर जल का विद्युत अवघटन करवाया जा रहा है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विखंडित हो रहा है, तो इसका उत्तर होगा वियोजन अभिक्रिया। अगला प्रश्न है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल। इसका उत्तर है ऑक्सैलिक अम्ल। टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, तनुकरण प्रक्रिया में होती है H+ के सांद्रता में वृद्धि, OH- के सांद्रता में वृद्धि, H+OH- आयन के सांद्रता में कमी, H3O+ जिसको कि हाइड्रोनियम आयन भी कहते हैं के सांद्रता में वृद्धि। इसका उत्तर होगा H+OH- आयन के सांद्रता में कमी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन प्रकाशीय वियोजन का उदाहरण है? प्रकाशीय वियोजन का मतलब होता है कि जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में आने पर जो वियोजन अभिक्रिया घटित होती है। यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें फर्स्ट वाला ऑप्शन AgBr, इसको रिएक्शन के बाद Ag+Br मतलब सिल्वर ब्रोमाइड रिएक्शन से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर और ब्रोमीन में विघटित हो जाता है और इसमें यह एक प्रकाशीय वियोजन का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, अमीबा अपने किस अंग से भोजन ग्रहण करता है? मुंह, केंद्रक, कुटपाद, खाद्य रिक्तिका।
इसका उत्तर है कूटपाद। अमीबा कूटपाद से अपना भोजन ग्रहण करता है। अगला प्रश्न है, पाचन प्रक्रिया में वसा का इमल्सीकरण कौन करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, श्लेष्मा, पेप्सिन, पीत। इसका उत्तर है पीत। पाचन प्रक्रिया में पीत वसा का इमल्सीकरण करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस जीव में स्वपोषी पोषण होता है? अमरबेल, कवक, अमीबा, आम। इसका उत्तर है आम। यहाँ पर दिए गए में से आम में स्वपोषी पोषण होता है, बाकी अमरबेल, कवक और अमीबा में कुछ में विषमपोषी या परपोषी पोषण होता है। अगला प्रश्न है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 1, 2, 3, 4। इसका उत्तर है 4। मानव हृदय में 4 कोष्ठ, बायां निलय, बायां अलिंद, दायां निलय और दायां अलिंद होता है। अगला प्रश्न है, श्वसन वर्णक किसे कहते हैं? क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, श्वेत रक्त कणिकाएं, प्लेटलेट्स। इसका उत्तर है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल को श्वसन वर्णक भी कहते हैं क्योंकि यह पौधों के श्वसन के लिए आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है, उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है? वायुकोपिका, विरिक, विरिकाणु, कोशिका गुच्छ। इसका उत्तर है विरिकाणु। उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई को विरिकाणु कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विरिक की क्रियाशीलता कम होने पर रक्त को शरीर से बाहर निकालकर छानने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मूत्र का बनना, अपोहन, विसरण, पुनर्रक्त अवशोषण। इसका उत्तर है अपोहन। अपोहन वह क्रिया होता है जो किसी के किडनी के फेल हो जाने पर कृत्रिम रूप से रक्त को शरीर से बाहर निकालकर छानने का प्रक्रिया होता है। अगला प्रश्न है, जन्म की मूल घटना क्या है? जुग्मक का बनना, जुग्मनज का बनना, डीएनए की प्रतिकृति बनना, भ्रूण का बनना। इसका उत्तर है डीएनए की प्रतिकृति बनना। जन्म की मूल घटना डीएनए की प्रतिकृति का बनना है। अगला प्रश्न है, दिया गया चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है? बहुखंडन, मुकुलन, विखंडन, पुनरुद्भवन। इसका उत्तर होगा बहुखंडन। यहाँ पर जो चित्र दिया गया है यह प्लाज्मोडियम बहुखंडन का चित्र दिया गया है। अगला प्रश्न है, नर जुग्मक तथा मादा जुग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? निषेचन, परागन, अंकुरन, संलयन। इसका उत्तर है निषेचन। नर जुग्मक तथा मादा जुग्मक के संलयन को निषेचन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, लड़कों में यौनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण कौन हार्मोन करता है? टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन, प्रोजेस्टेरोन, थोरोक्सिन। इसका उत्तर है टेस्टोस्टेरोन। लड़कों में यौनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण टेस्टोस्टेरोन करता है, जबकि अगर लड़कियों की बात करें तो उसमें यौनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण प्रोजेस्टेरोन करता है। अगला प्रश्न है, सौर स्थिरांक का मान क्या होता है? तो इसका उत्तर होगा 1.4 किलोवाट प्रति मीटर स्क्वायर। सौर स्थिरांक का मान 1.4 किलोवाट प्रति मीटर स्क्वायर होता है। अगला प्रश्न है, जैव गैस का मुख्य घटक क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मीथेन। इसका उत्तर है मीथेन। जैव गैस जिसे बायोगैस भी कहा जाता है, इसका मुख्य घटक मीथेन होता है। अगला प्रश्न है, महासागरीय तापीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए महासागर के पृष्ठ के जल का ताप और 2 मीटर की गहराई के जल का ताप में कितना अंतर होना चाहिए? 20 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस। इसका उत्तर होगा 20 डिग्री सेल्सियस। महासागरीय तापीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए महासागर के पृष्ठ के जल का ताप और 2 मीटर की गहराई के जल का ताप में 20 डिग्री सेल्सियस का अंतर होना चाहिए। यहाँ पर देखिए 2 मीटर दे दिया गया है, 2 मीटर ना होकर के 2 किलोमीटर होता है। आपको वीडियो कैसा लगा है हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।